Hello friends, this is the eighth topic of science and technology. The topic is defense. डिफेंस में हमने बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी है, बहुत सारी मिसाइल्स आती हैं, सबमरीन्स आती हैं, ठीक है, विजल्स आते हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस के अकॉर्डिंग। और डिफेंस की जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, DRDO है, जो हर चीज़ डिफेंस का देखती है, ठीक है। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड कोस्टल रडार नेटवर्क। कोस्टल मतलब आपको पता है जो आपके शोर पे लोकेटेड हो, कोस्टल स्टेट्स हो गए और ये सब हो गए। रडार मतलब हमको चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, उनकी इन्फॉर्मेशन, और नेटवर्क मतलब बहुत सारे चीज़ों को मिला के, ठीक है। तो कोस्टल रडार नेटवर्क का मतलब होता है बहुत सारे एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करो बहुत सारे नेटवर्क का, जो कि मैरीटाइम डोमेन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन बता सके, जो भी सी शोर है हमारे, जो भी सी में चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में अवेयर कर सके। तो इसके लिए कोस्टल रडार नेटवर्क जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने क्यों न्यूज़ में है कि इंडिया ने अभी प्लान किया है कि वो बहुत सारी कंट्रीज़ को अपने कोस्टल रडार चेन नेटवर्क में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी एफर्ट्स उन्होंने किए हैं कि अपने कोस्टल रडार स्टेशन में किन किन कंट्रीज़ को इंक्लूड कर सके, मालदीव्स, म्यांमार, थाईलैंड एंड बांग्लादेश। और जो पहले कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं वो हैं मॉरिशस, Seychelles और श्रीलंका। वो पहले ही इंटीग्रेट कर दी गई हैं अपने कोस्टल रडार चेन नेटवर्क में, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, तो इंटीग्रेशन दो स्कीम से किया जाता है, दो प्लेटफॉर्म है जिसके लिए बनाया गया जहाँ से कंट्रीज़ को इंटीग्रेट किया जाता है। पहला है इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, ठीक है। तो IMAC जो है वो कहाँ लोकेटेड है, गुरुग्राम में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये कब सेटअप हुआ था, 26/11 का मुंबई जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद सेटअप हुआ था। और ये नोडल एजेंसी है, सारे मैरीटाइम जितने भी सी से रिलेटेड डेटा होते हैं इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। IMC जो है वो कौन ऑपरेट करता है, नेवी और कोस्ट गार्ड ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और नेवी और कोस्ट गार्ड ऑपरेट करती है किसके अंडर, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क के अंदर। कि मैरीटाइम जो ट्रैफिक है, जो भी अपने इंडियन ओशियन रीजन में जितना भी इंडिया का जो भी इंटरेस्ट है उस रीजन में, जो भी इंडिया का पार्ट है, वहाँ से जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं उनके बारे में पता करना, कितना ट्रैफिक है, कितना कमर्शियल शिप्स जा रही हैं, कितनी नॉन मिलिट्री शिप्स जा रही हैं। तो ये सब जो है सारी चीज़ें IMC ये मॉनिटर करता है, ठीक है। नाउ ये किस रीजन को फोकस करता है, तो इंडियन ओशियन रीजन को फोकस करता है। और ये क्या ट्रैक करता है, जो भी नॉन मिलिट्री और कमर्शियल शिप्स होती हैं जो इंडियन ओशन रीजन से जाती हैं उनको ट्रैक करता है। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वाइड शिपिंग बोलते हैं। जो नॉन मिलिट्री और कमर्शियल शिप्स होती हैं उनको हम वाइड शिपिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो मिलिट्री शिप्स वगैरह होती हैं ये जो जाती रहती हैं इंडियन ओशन रीजन से, उनको वो कौन ट्रैक करता है, डायरेक्टर ऑफ नवल ऑपरेशन। तो आप याद कर लीजिए IMAC सिर्फ किन को ट्रैक करता है, जो नॉन कमर्शियल और जो कमर्शियल और नॉन मिलिट्री शिप्स हैं उनको बस करता है। और जो मिलिट्री शिप्स हैं वो कौन करता है, डायरेक्टर ऑफ नवल ऑपरेशन, ओके। नेवी ने इसको वाइड शिपिंग को बहुत सारे एग्रीमेंट से कंक्लूड किया है विद 36 कंट्रीज़ और 3 मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्ट से, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड IMAC, इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। नाउ कम टू द सेकेंड जो स्कीम है, जो प्लेटफॉर्म है जिसमें कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है, वो है नेवीज़ इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। ये क्या करेगा, जो सी से रिलेटेड जितना भी हमारा कोस्टल रीजन से रिलेटेड जितना भी हमारा इंडियन ओशन से रिलेटेड अवेयरनेस है वो क्या है, वो ये प्रमोट करेगा, ठीक है। ये भी कहाँ इस्टेब्लिश है, गुरुग्राम में इस्टेब्लिश है। ये क्या करेगा, बहुत सारी मैरीटाइम सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इंडियन ओशन रीजन में, किससे, वाइड शिपिंग एक्सचेंज एग्रीमेंट से, ठीक है। वाइड शिपिंग एक्सचेंज एग्रीमेंट से ये क्या करेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे हम कंट्रीज़ हो गए, जो इनका इंडिया जो है एक कंट्री है, लेट्स से अदर कंट्रीज इसके पार्ट है, तो दोनों लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इसके अंदर। और ये कौन एडमिनिस्टर करेगा, जॉइंटली कौन एडमिनिस्टर करेगा, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो दोनों जो प्लेटफॉर्म है वो ऑपरेट और एडमिनिस्टर कौन करेंगे, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो दिस इज़ कॉल्ड कोस्टल रडार सिस्टम नेटवर्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ कम टू द डिजिटल ओशियन। डिजिटल ओशियन जो है ये किसने डेवलप किया है,
इनकॉइस जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आती है, ठीक है। इनकॉइस मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आती है, इसने ये डेवलप किया है। डिजिटल ओशन का मतलब है कि सारा जो डिजिटल डेटा है एक प्लेस पे आप ऑनलाइन ला दो, जिसके कारण लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लोग उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके सारा डिजिटल डेटा जो है रिलेटेड, डिजिटल ओशन से रिलेटेड, उसको पूरा डेटा वहाँ पे मिल जाए। ये जनरली बहुत सारे ओशनोग्राफिक डेटा को मिला के एक डिजिटल डेटा बनाया गया है, ठीक है, जो हमारे डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनहांस करेगा। और डेवलप कौन किया है, अभी मैंने बताया, इनकॉइस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है, ठीक है। ये क्या है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का इसमें पार्ट ले रहे हैं, जैसे कि पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरीज हो गए, ओशन स्टेट फोरकास्ट हो गए, हाई वेव अलर्ट्स हो गए, सुनामी अर्ली वार्निंग एटसेट्रा, ठीक है। जो इनकॉइस है इट इज़ अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट है, और जो कि एग्जीक्यूटिव आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, ठीक है, फॉर फोरकास्ट वेदर और क्लाइमेट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इनकॉइस जो है कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल ओशन का, ऑब्वियसली जब हमको एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो एक हमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि हमको सारा डेटा, डिजिटल ओशन से रिलेटेड डेटा, ओशन से रिलेटेड डेटा सारा एक जगह पे मिल जाएगा, तो हमको हर जगह जाना नहीं पड़ेगा, और टाइम जो है वो कम लगेगा किसी भी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं लाइक डीप ओशन मिशन एंड समुद्रयान प्रोजेक्ट, ये रिसर्च जो है हमारे ओशंस की बढ़ाते हैं, उसमें भी हमको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और ओशनोग्राफिक फीचर्स जो है कैसे इवॉल्व हुए, ये सब भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का मिशन है। इसमें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एम है कि हमको मिनरल्स का एक्सप्लोर करना है इन द डीप ओशन, ठीक है, जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। अब डीप ओशन मिशन के अंदर दो प्रोग्राम आते हैं। पहला है डीसैलिनाइजेशन प्लांट, जो कि टाइडल एनर्जी से हम पावर्ड है, और दूसरा प्रोजेक्ट है समुद्रयान प्रोजेक्ट। समुद्रयान प्रोजेक्ट में क्या करना है, वो सबमर्सिबल व्हीकल्स सेंड करेंगे, जिनमें 3% रहेंगे, जो कि 6000 मीटर्स डीप तक जाके अंडर वाटर स्टडीज़ करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड डीप ओशन मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। डीप ओशन मिशन का 2 पार्ट होता है, इसमें एक ही पार्ट दिया है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि उसमें एक पार्ट होता है डीसैलिनाइजेशन प्लान। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अदर मिसाइल्स एंड सबमरीन्स एंड शिप्स, ठीक है। तो सबसे पहले मिसाइल्स में आते हैं। तो पहला मिसाइल है आकाश मिसाइल सिस्टम, ठीक है। आकाश मिसाइल ये न्यूज़ में क्यों था, अभी कैबिनेट ने आकाश मिसाइल को बहुत सारी कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में जो उनकी फ्रेंडली नेशन है वहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। आकाश मिसाइल जो सिस्टम है ये क्या है, मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश से आप याद रखिए, जब आप आकाश को ऊपर देखते हैं तो आप सरफेस से एयर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ। तो आकाश तो ऐसे याद कर सकते हैं, ये आपको ट्रिक में भी यूज़फुल होगी। तो सरफेस टू कहाँ है, एयर मिसाइल है। तो इट इज़ अ मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि अभी मैंने बताया था कि मिसाइल्स वगैरह कौन डेवलप करता है, DRDO डेवलप करती है, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो APJ अब्दुल कलाम जी लाए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो 1983 में लाए थे। इसके अंदर 5-6 मिसाइल्स जो हैं जो बनाई जाती हैं। पहली है अग्नि, यहाँ पे देखिए लिखा है नाग, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल एंड द नाग जो है उसका, और आकाश, ठीक है। तो ये 5-6 मिसाइल्स हो गई जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आती हैं। ये मिसाइल किसके लिए बिल्ड की गई है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए। तो आकाश मिसाइल जो है इसलिए न्यूज़ में था। आकाश मिसाइल क्या है, लेट अस रिवाइज। आकाश मिसाइल जो है वो अभी एक्सपोर्ट की गई है अदर कंट्रीज़ को। आकाश मिसाइल जो है वो मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, डेवलप्ड बाय DRDO, और ये किसके लिए ऑपरेट होगी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आती है, ठीक है। नाउ कम टू आकाश NG मिसाइल। NG का यहाँ पे मतलब है न्यू जनरेशन मिसाइल, ठीक है। आकाश जो है न्यू जनरेशन मिसाइल, ये भी किसने डेवलप की है, DRDO ने डेवलप की है। अभी उसने मैदान टेस्ट किया है, ठीक है। आकाश न्यू जनरेशन जो मिसाइल है, अभी आकाश को मैंने बताया सरफेस टू एयर मिसाइल होती है, तो आकाश न्यू जनरेशन भी क्या होगी, न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल होगी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए यूज़ करना है। ये क्या करेगी, हमारे लिए हाई मैनरोविंग लो रडार क्रॉस सेक्शन एरियल थ्रेट्स परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये जो है आकाश
न्यू जनरेशन मिसाइल हो गई। ये क्या करेगी, हमारे जो एरियल टारगेट हैं जो दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइल, उनको न्यूट्रलाइज करेगी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। नाउ लेट्स कम टू द नाग मिसाइल। नाग मिसाइल भी मैंने बोला ये किसके अंदर आती है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आती है। नाग मिसाइल जो है अभी सक्सेसफुल अपना टेस्ट किया है पोखरन रेंज राजस्थान में। ये जो है 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, ये क्या है, नाग मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, याद रखिएगा क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इंडिया की 3rd जनरेशन गाइडेड मिसाइल है, हर वेदर में परफॉर्म करती है। फायर एंड फॉरवर्ड सिस्टम होता है, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, जैसे ही आप लॉन्च कर दोगे तो वो लॉक हो जाएगी। ठीक है, विथ एन ऑपरेशनल रेंज कितना है, 500 मीटर टू 20 किलोमीटर तक इसका रेंज है। और ये शूट जब करेगी तो 90% प्रोबेबिलिटी के साथ शूट करेगी कि जिसको भी उसने शूट किया है तो वो बिल्कुल उसी पॉइंट पे जाके लगे। तो नाग मिसाइल क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 3rd जनरेशन मिसाइल है। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, ऑल वेदर में परफॉर्म कर सकती है, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च है, और रेंज क्या है 500 टू 20 किलोमीटर। नाउ कम टू द रुद्रम विच इज़ एन एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, रुद्रम जो है इट इज़ अ फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है डेवलप किसने किया है, DRDO ने डेवलप किया है। एंटी रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन परफॉर्म करते हैं उनको पूरी तरह उल्टा कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एंटी रेडिएशन। एंटी रेडिएशन मिसाइल किस लिए डिज़ाइन की जाती है कि वो ट्रैक कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके जितने भी रडार कम्युनिकेशन एसेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं जो भी आ रहे हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर सके, और अदर फ्रीक्वेंसी के भी जो सोर्सेज हैं वो जो दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सके। तो जनरली ये पार्ट किसका होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, इसका रेंज क्या है 500 मीटर टू 15 किलोमीटर। विद दिस इंडियन एयरफोर्स जो है उनके पास कैपेबिलिटी हो गई टू परफॉर्म सपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। ठीक है, एयर डिफेंस जो है एनिमी का आ रहा है उसको सप्रेस कर सके। ठीक है, टू डिस्ट्रॉय उनका डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर सके। तो दिस इज़ कॉल्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल, दैट इज़ रुद्रम। ठीक है, देन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आपको क्रूज मिसाइल ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, अभी इंडिया ने इसका लैंड वर्जन चेक कर लिया है, टेस्ट कर लिया है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मतलब होता है जो स्पीड जो है साउंड की स्पीड से पाँच गुना ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। ठीक है, एंड क्रूज मिसाइल जो होते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं। ठीक है, इनके लिए एक्सटर्नल प्रोपल्शन की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही प्रोपेल्ड होते हैं जब तक उनकी फ़्लाइट चलती है। ठीक है, तो रेंज क्या है लैंड वर्जन की 400 किलोमीटर टू 290 किलोमीटर, स्पीड जो है 2.8 मैक। तो ब्रह्मोस जो है ये इंडिया और रशियन का कोलैबोरेशन है टू प्रोवाइड लीथल वेपन प्रोड्यूस करने के लिए। और ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो हर जगह से फायर की जा सकती है, सबमरीन से भी, शिप से भी, एयरक्राफ्ट से भी, लैंड से भी। ठीक है, तो ये चारों जगह से परफॉर्म की जा सकती है। ब्रह्मोस जो है नाम किस पे पड़ा है, इंडिया का जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और रशिया का जो मॉस्को। ठीक है, मॉस्कोवो। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देन कम्स टू द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किसने डेवलप किया है, DRDO ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन किससे, इज़राइल से कोलैबोरेट करके। ठीक है, ये क्या है, प्रोपल्शन सिस्टम है जो क्या करेगा, मिसाइल्स को बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे, मैक 2 की स्पीड पे मूव करेगा और वो डिस्ट्रॉय करेंगे जो अदर वेपन्स, अदर चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज से आ रही है। तो वेपन हैज़ द एबिलिटी क्या है कि वो मल्टीपल टारगेट्स के इंगेज कर सकती है। और इंडियन DRDO ने और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने सक्सेसफुली अभी इसका नवल वर्जन टेस्ट किया है। ठीक है, तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किसका है, इसराइल प्लस DRDO। देन ध्रुवस्त्रा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हेलीकॉप्टर जो लॉन्च नाग मिसाइल है, इट इज़ अ ध्रुवस्त्रा क्या है, हेलिना का नाम रखा गया है ध्रुवस्त्रा। ठीक है, इट इज़ अ हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल जो कि ध्रुवस्त्रा बोलते हैं। ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास मिसाइल है। ठीक है, इमेजिंग जो है इंफ्रारेड उसमें करेगी, लॉन्च ऑन बिफोर लॉन्च मोड है। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था नाग मिसाइल तो उसमें मैंने बताया था कि लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड क्या होता है। और ये जो है इंडिजीनियसली डेवलप किया है किसने, DRDO ने डेवलप किया है। नाउ कम्स टू द पृथ्वी 2 मिसाइल। इंडिया ने अभी पृथ्वी 2 जो है नाइट टेस्ट किया है पृथ्वी 2 का, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, न्यूक्लियर कैपेबल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो आप पृथ्वी पे रहते हो तो सरफेस पे ही देखते हो,
सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये कैपेबल क्या है, कितने वॉरहेड्स कैपेबल कर सकती है, ले सकती है 500 to 1000 किलोग्राम। नाउ कम टू द क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो क्या है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिजीनियसली इंडिया ने डेवलप किया है। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव शील्ड किसके लिए प्रोवाइड करता है, आर्मी को प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करता है कि एनिमी के अटैक से आप बचे रहे। ठीक है, इसका रेंज क्या है 25 to 30 किलोमीटर। नाउ कम टू द सौर मिसाइल। सौर मिसाइल जो है इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, अभी टेस्ट किया गया है। न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। स्ट्राइक रेंज कितना है इसका 1000 किलोमीटर। ठीक है, शौर्य जो है कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है, याद रखिएगा कैनिस्टर बेस्ड मतलब ये कंटेनर भी इसके अंदर होता है और लॉन्चिंग ट्यूब्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये कंटेन भी कुछ चीज़ें कर सकता है और खुद में भी लॉन्च हो सकता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम, जो कि आप ऑपरेट कर सकते हो फॉर डिफरेंट कंपार्टमेंट में। जैसे ही आप लॉन्च करोगे तो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं इनके जो कि अलग होते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड शौर्य मिसाइल। नाउ कम टू द शौर्य जो है लैंड बेस्ड पैरेलल ऑफ सबमरीन लॉन्च K-15 मिसाइल। K-15 जो फैमिली होती है, के फैमिली ऑफ मिसाइल जो है वो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं जो कि इंडिजीनियसली किसने डेवलप किया है, DRDO, और वो नेम किसके ऊपर पड़ा है, डॉक्टर कलाम के ऊपर पड़ा है। ठीक है, नाउ कम्स टू द S-400। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। S-400 जो है रशिया से हमने प्रोक्योर किया है, एयर डिफेंस मिसाइल है। रशिया का 4th जनरेशन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका फायरिंग कैपेबिलिटी जो है वो 3 times है अदर डिफेंस मिसाइल से। ठीक है, द सिस्टम कैन इंगेज ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट, हर टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट को इंगेज कर सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट हो गया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो गया, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, सबका। इसका रेंज कितना है 400। S-400 से ही आप पता लगा सकते हैं रेंज क्या होगी 400 एट एन एल्टीट्यूड अप टू 30 किलोमीटर। ओके, देन स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल अभी इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। एयर टू सरफेस मिसाइल है, क्या है याद रखिएगा, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक जो मिसाइल है वो क्या है, एयर टू सरफेस मिसाइल है जो हमारे रूफ टॉप पे जाके लॉन्च होती है। ठीक है, लॉन्च एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। तो अपग्रेडेड वर्जन किसका है, हेलिना का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें एडवांस्ड नोड माउंटेड सीकर जो है लगाया गया है। ठीक है, डेवलप किसने किया है, DRDO ने, इंडियन एयरफोर्स के अंदर आता है, इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है और ये जो है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च और लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी है, इसके अंदर दोनों कैपेबिलिटी है। ठीक है, नाउ कम टू द सबमरीन्स, दीज आर द मिसाइल्स which I have cleared. Now come to the submarines. P-75 आई। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर इंडिया नेवी ने 24 सबमरीन्स अपने अंदर ली है अंडर द मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, P-75 आई। प्रेजेंटली इंडियन नेवी जो है 2 टाइप ऑफ सबमरीन्स जो है ऑपरेट करती है, which is Russian Kilo class and German type 209 conventional submarines। ठीक है, और एक जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि अभी न्यू इंडक्ट हुई है इंडियन नेवी में। ठीक है, तो 2 टाइप की सबमरीन्स कौन सी है, रशियन किलो क्लास एंड जर्मन टाइप 209 कन्वेंशनल सबमरीन्स, और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो है अभी इंडक्ट की गई है इंडियन नेवी में। नाउ कम टू द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वगीर। ये क्या है, 5th है, जो 6 कैलवरी क्लास सबमरीन्स लॉन्च की गई हैं उसमें से 5th कौन सी है, वगीर है, जो कि अभी कंस्ट्रक्ट की गई है। किसने कंस्ट्रक्ट की है, मज़ागॉन डॉक लिमिटेड ने कंस्ट्रक्ट की है। अदर वेसल्स कौन कौन सी हैं, कलवरी, खांदेरी, करंज, बेला और बख्शी। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो डिज़ाइन है कलवरी क्लास सबमरीन्स की वो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो कि किस पे बेस्ड है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स पे बेस्ड है, जो कि टेक्नोलॉजी हमने कहाँ से ली थी, फ्रांस से ली थी। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन एंड P-75। नाउ कम टू द शिप्स एंड अदर वेजल्स। सो इन शिप्स एंड अदर वेजल्स फर्स्ट इज़ INS विक्रांत। ठीक है, ये किसने लॉन्च की है, इंडिया का पहला जो है डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्या है, इंडिया का पहला डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें जो है इट लीड शिप्स ऑफ इंडियन नेवी विक्रांत क्लास। ये डिज़ाइंड और बिल्ड किसने किया है, इंडिया ने बिल्ड किया है। किसके अंदर बिल्ड किया है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर बिल्ड किया है।
ये क्या करेगा, ये ऑपरेट करेगा स्काई जंप असिस्टेड शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी लॉन्च सिस्टम फॉर लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट एंड इज़ कैपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग MiG-29 के फाइटर जेट एंड हेलीकॉप्टर। तो स्टोबार का लॉन्च का मतलब क्या होता है कि वो टेक्नोलॉजी जो लॉन्च के लिए भी यूज़ की जाए और एयरक्राफ्ट की रिकवरी के लिए भी यूज़ की जाए, तो उसको स्टोबार लॉन्च सिस्टम बोलते हैं। तो आप ये लिख लीजिए, ये स्टोबार जो है वो टेक्नोलॉजी क्या है कि जो हम लॉन्च के लिए यूज़ करें और एयरक्राफ्ट की रिकवरी के लिए भी यूज़ करें, तो ये वो सिस्टम है। फिर INS विशाल जो है, ये भी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है, सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि INS विक्रांत के बाद लॉन्च करा जाएगा। फिर INS विक्रमादित्य है, इट इज़ द जो कि सिर्फ एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन नेवी के अंदर, जो कि स्टोबार सिस्टम से लॉन्च किया गया है, कन्वर्टेड फ्रॉम रशियन नेवी डी कमीशन वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL मिसाइल क्रूज कैरियर। नाउ कम टू द इंडियन नेवल शिप विराट। ठीक है, अभी जनरली ये गुजरात में स्क्रैप की गई है, ये डी कमीशन हो गई थी 2017 में। ठीक है, ये पोखरन जब हुआ था ऑपरेशन, तब ये यूज़ की गई थी। ठीक है, नाउ कम टू द फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनकलता बरूदा। ठीक है, ये 5th है, लास्ट है सीरीज़ की फास्ट पेट्रोल वेसल की, जो कि किसने बिल्ड किया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर्स लिमिटेड ने बिल्ड किया है। अदर 4 कौन सी हैं, प्रियदर्शनी है, एनी बेसेंट है, कमला देवी है एंड अमृत कौर है। ये जो ये किस पे नेम्ड है, क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स जो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट लिए थे उन पे बेस्ड है, उनके नाम पे बेस्ड है। फास्ट पेट्रोल वेसल जो होते हैं, ये अपग्रेडेड वर्जन किसका है, इनशोर पेट्रोल वेसल का। इनशोर पेट्रोल वेसल जो शोर के आजू बाजू जो है पेट्रोलिंग करते हैं, इसका अपग्रेडेड वर्जन है फास्ट पेट्रोल वेसल। ठीक है, ये क्या करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, सर्विलेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी एंटी स्मगलिंग चीज़ें हो रही हैं, एंटी पोचिंग चीज़ें हो रही हैं, फिशिंग से रिलेटेड, वो सबको ये क्या करेंगे, इनके खिलाफ इनके लिए प्रोटेक्शन करेंगे, फिशिंग के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए सर्विलेंस प्रोवाइड करेंगे। नाउ कम टू द प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A जो है, अंडर प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम टोटल 7 शिप्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं, जिनको बोलते हैं गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। ठीक है, जो एडवांस्ड इंडिजीनियस वेपन से बनाई गई हैं और उनमें सेंसर भी फिट है। ठीक है, तो इंडियाज़ नेवी सेकेंड प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट हिमगिरी जो है वो लॉन्च किया गया है, इंडियन शिप बिल्डर गार्डन रीच शिप बिल्डर ने लॉन्च किया है। ठीक है, नाउ कम टू INS कावरती। तो ये क्या है, अभी कमीशन की गई है इंडियन नेवी में। ये जो है लास्ट है, 4th इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो होती है, उसमें से ये लास्ट है जो बिल्ड की गई है, अंडर द प्रोजेक्ट 28 के अंदर बिल्ड की गई है। अदर 3 कौन सी हैं, INS खमोरता, INS कदमत और INS किल्टन। ठीक है, इसका नेम करावती का मतलब, क्योंकि लक्षद्वीप की कैपिटल है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की कैपिटल है, इसलिए उसका नाम रखा गया। इट हैज़ 90 इंडिजीनियस कंटेंट, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट भी है, जो कि न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर कंडीशन में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द अदर्स। राफेल फाइटर जेट, आपको पता होगा फ्रांस से हमने लिया है, जो कि ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसने डसॉल्ट एविएशन ने उसको बनाई है। ये क्या करती है, सारे मिशंस को सारे एविएशन मिशन जो है वो कैरी आउट करती है। फॉर एग्जांपल एयर सुपीरियॉरिटी, एयर डिफेंस, ठीक है, क्लोज इन सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, सारी चीज़ें परफॉर्म करती है। इंडिया ने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट साइन किया था 2016 में। उन्होंने 36 राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट जो है राफेल, उसको परचेज़ किया है फ्रॉम द फ्रांस। नाउ कम टू द लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस। इट इज़ द लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट जो है, जो इंडिया ने खुद डेवलप किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, ये जो है इट इज़ द फर्स्ट बाय इंडियन इंडिजीनियस डिज़ाइन एंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी प्रोक्योरमेंट, जो कि एयरक्राफ्ट के लिए कॉम्पैक्ट करेगा। विथ इंडिजीनियस कंटेंट कितना है, 50% है। तेजस जो है ये 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये इसमें जो है बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं इसके अंदर ऑपरेट की गई हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है, बिना जो अगर विजुअल रेंज के बाहर भी जो मिसाइल्स हैं उनको भी टारगेट कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग।
नाउ कम टू पिनाका। पिनाका क्या है? इट इज़ अ रॉकेट, इट इज़ अ फर्स्ट एवर रॉकेट जो कि प्राइवेट सेक्टर ने मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, इसमें हम 6 रॉकेट एक साथ रख सकते हैं, एक साथ प्लेस किया जा सकता है फॉर फायरिंग। ठीक है, अभी पिनाका जो है इंडिजीनियस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जिसमें DRDO ने लॉन्च किया है। ठीक है, रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जहाँ से हम बहुत सारे रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है 100 kg पेलोड कैरी कर सकते हैं और 40 किलोमीटर तक इसका रेंज है। नाउ कम टू द अभ्यास। अभ्यास जो है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। हाई स्पीड मतलब ज़्यादा स्पीड से, एक्सपेंडेबल मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं, एरियल टारगेट मतलब ऊपर का जो भी टारगेट है ये, विच इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप बाई, किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है। इट इज़ एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड मतलब बिना मैन के ऑपरेट होता है व्हीकल है जो कि इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम यूज़ करके। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम यूज़ करके ये बनाया गया है। फिर आते हैं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये DRDO ने लॉन्च किया है अभी। ठीक है, ये क्या है? इंडिजीनियसली डिज़ाइन स्टैंड ऑफ वेपन्स डेवलप किया गया है जो कि कैपेबल ऑफ इंगेजिंग ग्राउंड एनिमी एयरफील्ड सच एज रडार्स, बंकर्स, टैक्सी ट्रक्स एंड रनअवेज। ठीक है, इन सबको ये टारगेट करेगा। ये कैपेबल, इन सबको जो भी ग्राउंड में मूविंग व्हीकल्स एंड ऑल, इन सबको ये टारगेट करेगा। रेंज इसका कितना है? 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकता है। नाउ कम टू द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपेडो स्मार्ट जो है DRDO ने सक्सेसफुली अभी ये फ्लाइट टेस्ट की है। रेंज इसका कितना है? 600 मीटर। ये क्या है? टॉरपेडो है। टॉरपेडो जो बहुत पतला सा होता है, हम हमेशा किसमें मतलब हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हम वाटर्स में रखते हैं। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जो कि जो टॉरपेडो, नॉर्मल टॉरपेडो परफॉर्म करते हैं उससे भी बियॉन्ड रेंज ये परफॉर्म करेगा। टॉरपेडो क्या होता है? वेपन सिस्टम होता है, कंसिस्टिंग सेल्फ प्रोपेल्ड होता है खुद के। ठीक है, उसके लिए एक्सटर्नल प्रोपेल्शन की ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ गाइडेड होता है। और सिगार शेप्ड अंडर वाटर प्रोजेक्टाइल दैट कैरीज अ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड। ठीक है, तो नीचे जाके, वाटर के नीचे जाके जो भी कैपेबल वॉरहेड है उनको डिस्ट्रॉय करता है। नाउ कम टू द वरुणास्त्र। वरुणास्त्र जो है ये शिप लॉन्च है, शिप है जो कि लॉन्च की गई है। हैवी वेट इलेक्ट्रॉनिकली प्रोपेल्ड एंटी सबमरीन टॉरपेडो है। ये भी क्या है? वरुणास्त्र भी क्या है? टॉरपेडो है जो कि कैपेबल है किसको? सबमरीन को टारगेट करने के लिए, डीप वाटर्स में भी और शैलो वाटर्स में भी। ठीक है, इसका रेंज क्या है? 40 किलोमीटर है और उसकी स्पीड क्या है? 70 किलोमीटर पर आवर तक वो ट्रैवल कर सकती है। किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ शिप्स एंड अदर वेजल्स, मिसाइल्स एंड ऑल। नाउ कम टू द बायो टेररिज्म टॉपिक। बायो टेररिज्म ने अभी पार्लियामेंट्री पैनल ने हाईलाइट किया है कि गवर्नमेंट के लॉज बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को लॉज बनाना चाहिए बायो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो आउटब्रेक हुआ कोरोना वायरस का, वो हम न्यूज़ में देखते हैं, कब पहले देखते थे कि ये चाइना के किसी लैब से एक्सटेंड हुआ। ठीक है, वहाँ से बढ़ा, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट्री पैनल ने बोला है। तो बायो टेररिज्म होता क्या है? बायो टेररिज्म वो होता है एक प्लान्ड और डेलिबरेट अटैक होता है फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइड, लाइक बैक्टीरिया और वायरस को फैलाना जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ फैलाएं और हमारे जो पॉपुलेशन है उनको ख़त्म कर सकें और कंट्रीज़ एज इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी ज़ीरो हो जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड बायो टेररिज्म। बायो टेररिज्म जो एजेंट्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज़ में बिलोंग करते हैं, A, B, C। तो कैटेगरी ए के जो एजेंट होते हैं वो हाई प्रायोरिटी एजेंट होते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क पे ला देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ईजिली जो है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस हमारा जो है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रहा है, जिसके कारण हमारा जो इकॉनमी है वो पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिसके कारण लोग मर ज़्यादा रहे हैं। तो कोरोना वायरस किस में आएगा? कैटेगरी ए में आएगा। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स हो गई, बॉटुलिज्म हो गई, ठीक है, प्लेग हो गया। तो दीज आर द कैटेगरी 1 बायो टेररिज्म। देन कम्स टू कैटेगरी बी। द सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी एजेंट्स इंक्लूड ब्रुसेलिस, ठीक है, ग्लैंडर्स हो गए। तो ये सब जो होते हैं वो कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट में आते हैं। फिर कैटेगरी सी में कौन से आते हैं? जो एमर्जिंग पैथोजन है, जो फ्यूचर में आपको इकोनॉमी को ख़त्म कर सकते हैं, इकोनॉमिक
को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, डिस्टर्ब कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फैल सकता है। तो इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज सच एज नीपा वायरस एंड हंटा वायरस, ठीक है। ये एजेंट्स जो हैं वो किससे डिलीवर किए जाते हैं, या तो स्प्रे से आप डिलीवर कर सकते हो, मोटर व्हीकल, ठीक है, मिसाइल से कर सकते हो, हैंड पंप स्प्रे से कर सकते हो, गन से कर सकते हो, ठीक है, रोबोट से कर सकते हो, एटसेट्रा। तो इन सब से ये डिलीवर किए जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द व्हाट आर द मेजर्स टू जो इंडिया ने लिए हैं टू काउंटर बायो टेररिज्म। सबसे पहला है एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897। दूसरा है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें जो है वो डील किससे करता है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर थ्रेट से डील करता है। फिर इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम, जो वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है, जो क्या करता है, बहुत सर्विलेंस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द डिसीज़ और उनके लिए मेजर्स बनाता है कि आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ये क्या है, रिवाइज्ड है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, जो कि 2007 में आया था। ये क्या कहता है कि जो भी आउटब्रेक हुआ है, जो भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल जो भी कंसर्न्स हैं, उनको डिटेक्ट करना और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करना जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन करते हैं। नाउ इनिशिएटिव एट इंटरनेशनल लेवल कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, जो कि फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है, जो कि पूरी तरह क्या करती है, बैन करती है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स, ठीक है। तो आप किसी भी कंट्री से अगर ये प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो या वो कर रहे हो तो ये पूरी तरह बैन करती है। नाउ सेकंड है इंटरपोल बायो टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट, ठीक है, जो कि इंटरपोल के अंदर आती है। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस जो भी फैलता है उनके खिलाफ एक डेलिब्रेट एक्शन लेती हैं, तो उनको ये क्या है, इंटरपोल के अंदर आती है। फिर कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड बायोसेफ्टी, जो कि आपने पढ़ा होगा CBD के अंदर, ठीक है। ये क्या करती है, लिविंग मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सब चीज़ों को रेगुलेट करती है, उनको सेफ हैंडल करती है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक कॉल्ड डिफेंस. So I hope I have cleared the topic. If you have problem, just comment me on the comment section. Thank you so much.